हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 2 से 3 लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है। फादर ऑफ न्यूट्रिशन एंटोनी वॉन लेवोशियर है। एंटोनी वॉन लेवोशियर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। तो एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इसके अंदर हम पशुओं के लिए जो इसेंशियल फीड होगी वो कितना देना चाहिए पशुओं को, और उसके अंदर कौन कौन से फीड स्टफ हमें देने चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है एनिमल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम पशुओं को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है और उसकी कितनी मात्रा और कितने कंपोनेंट्स देने चाहिए, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स टेक एज फीड बाय एनिमल्स दैट प्रमोट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक बैलेंस, मेंटेनेंस। कहने का मतलब क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वे ऐसे होंगे जो कि पशु को हम फीड के रूप में देते हैं, जो पशु की क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, और क्या करते हैं, पशु को बैलेंस व मेंटेनेंस रखने का काम करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको 6 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स। हम इन सभी 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में, जहाँ से एक क्वेश्चन अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो डाली थी वेट लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर गुजरात के अंदर, उसके अंदर भी देखने को मिला था। कैटल, बफेलो, कैमल और हॉर्सेज के अंदर पर डे कितने वाटर की ज़रूरत होती है? 30 से 40 लीटर पर डे की ज़रूरत होती है। हमने याद किया था कि काऊ C3 पे आता है और उसके बाद 0 है, तो 30 से 40 लीटर पर डे ज़रूरत पड़ेगी। शीप और गोट के अंदर यह कितनी होती है? 4 से 6 लीटर होगी। हैन के अंदर 250 ml पर डे, और स्वाइन के अंदर यह 6 से 8 लीटर पर डे ज़रूरत पड़ती है पानी की। पर डे पानी की ज़रूरत कितनी पड़ती है? स्वाइन के अंदर 6 से 8 डे, और शीप और गोट के अंदर 4 से 6 डे। कैमल, बफेलो, काऊ और हॉर्सेज के अंदर 30 से 40 लीटर पर डे ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो रफेज या फिर राशन हम पशु को देते हैं उसके अंदर कितने परसेंट मॉइस्चर होगा, कितने परसेंट पानी होता है। राशन के अंदर वाटर इन ग्रीन रफेज, ग्रीन रफेज के अंदर 75 से 90% तक क्या होता है? वाटर होता है। साइलेज के अंदर 45 से 60%, हे के अंदर 15 से 20%, केक के अंदर 10 से 12%, और सीरियल्स के अंदर कितना होता है? 10% तक पानी होता है। 10% तक पानी होता है। पशु के शरीर को जितना पानी चाहिए उसके अंदर से 5 से 10% पानी की ज़रूरत मेटाबॉलिक वाटर से क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। 1 ग्राम फैट से हमें 1.1 ml वाटर मिलता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 0.6 ml, और 1 ग्राम प्रोटीन से 0.4 ml क्या मिलता है? हमें वाटर मिलता है। वाटर मिलता है। गर्मियों के अंदर वाटर की डिमांड बढ़ जाती है कितनी? कब? 50 से 75% तक भी डिमांड बढ़ जाती है पानी की। 1 किलोग्राम मिल्क प्रोडक्शन के लिए 2 से 3 लीटर एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और वाटर के कितना वाटर है और कितने वाटर की ज़रूरत है, उस वाटर की मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का यूज करते हैं। शरीर के अंदर पानी कितनी होता है? पानी की मात्रा 66.6% होता है। कितना टोटल कितना पानी होता है? अब देखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन फीटस। फीटस के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर कितनी होती है? 90 से 95%। जब बच्चा पैदा होता है तो 80 से 85%। अडल्ट के अंदर कितना होता है? 65 से 70%। 65 से 70%। और ओल्ड के अंदर कितना होता है? 55 से 60%। 55 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पानी की नीड क्या होती है? घटती जाती है। जैसे जैसे उम्र घटती है तो पानी की नीड क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसीलिए फिटस के अंदर कितना होता है? 90 से 95% तक, और न्यू बोर्न के अंदर 80 से 85% तक। अडल्ट के अंदर कितना होता है? 65 से 70% तक, और ओल्ड के अंदर 55 से 60% तक। अब देखिए पानी का कितना लॉस पशु सहन कर सकता है और इफेक्ट क्या डालता है। अगर 5% तक पानी का लॉस हो जाता है बॉडी से तो डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। 10% लॉस हो जाता है तो उसको बोला जाता है सीवर डिहाइड्रेशन हो गया है। और 20% लॉस हो जाता है तो पशु की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। लेकिन कैमल है,
एक स्पीसीज है कैमल, वो क्या कर सकती है, टोलरेट कर सकती है 20% तक लॉस वाटर का 20% तक लॉस को भी क्या कर सकती है, टोलरेट कर सकती है। जो कैमल का हम्प होता है वह प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक वाटर फ्रॉम हम्प्ड फैट। हम्प के अंदर जो स्टोरेज फैट होती है उसके द्वारा मेटाबॉलिक वाटर क्या करता रहता है, कैमल उसका यूटिलाइज करता रहता है, इसलिए वह 20% वाटर का लॉस को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। कैमल की जो आरबीसी होती है वह 240% तक क्या कर सकती है, फूल सकती है, एक्सपेंड कर सकती है अपने आप को 240% तक। बाकी एनिमल्स 150% तक ही उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे हम पहले पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं। फॉर्मूला CnH2ON, इसको क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोला जाता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। इसके अंदर हम मोनोसैकरोइड, ओलिगोसैकरोइड या पॉलीसैकरोइड के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसैकरोइड जिनके अंदर एक यूनिट होती है शुगर की, ओलिगो के अंदर 2 से 10 यूनिट्स तक होती है और पॉली के अंदर 10 से ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए मोनोसैकरोइड क्या होगा। मोनोसैकरोइड जिनके अंदर एक यूनिट होती है, जैसे कि पेंट्रोज। पेंट्रोज शर्करा किसके अंदर मिलती है, डीएनए और आरएनए के अंदर, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा क्या होती है इनके अंदर, डीऑक्सीराइबोज, इसके अंदर शुगर होगी जो कि पेंट्रोज टाइप की होगी। एक होती है हेक्सो, हेक्सोज जो आपकी हेक्सोज होती है, उसके अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज ये देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्राइओज और टेट्रोज भी देखने को मिलेंगे। हेक्सोज के अंदर सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोला जाता है, ग्लूकोज को ब्रेन शुगर भी बोला जाता है, इसको शुगर ऑफ लाइफ एंड ब्लड शुगर भी बोला जाता है। क्या नाम होते हैं ग्लूकोज के, ग्रेप शुगर, शुगर ऑफ लाइफ, ब्रेन शुगर, या फिर इसको क्या बोला जाता है, ब्लड शुगर भी बोला जाता है। ब्लड शुगर, ब्रेन शुगर, ग्रेप शुगर और शुगर ऑफ लाइफ। डी फॉर्म होती है जो ग्लूकोज की, उसको आईवी फ्लूइड्स के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि डीएनएस और डी5। नेक्स्ट देखिए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर बोला जाता है, शुगर ऑफ फीटल लाइफ बोला जाता है, लेवुलोज शुगर भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, कीटोज शुगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कीटोज शुगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या बोला जाता है, ग्लैक्टोज को लैक्टोज शुगर भी बोला जाता है। सबसे कम मीठी जो शुगर होती है वह कौन सी होती है, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज सबसे कम मीठी होती है। और मैनोज मिलती है किसके अंदर, वुड्स के अंदर, जिसको वुड शुगर भी बोला जाता है, लकड़ी के अंदर मिलती है। ओलिगोसैकरोइड जिसके अंदर 2 से 10 यूनिट होती है शुगर की, जिसके अंदर हम सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। सुक्रोज को बोला जाता है टेबल शुगर या फिर केन शुगर। गन्ने से मिलने वाली शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज और या फिर टेबल शुगर। किससे बनती है, SGF, किसे, ग्लूकोज और किसे, फ्रुक्टोज से। फ्रुक्टोज को बोला जाता है फ्रूट शुगर, ग्लूकोज को बोला जाता है ग्रेप शुगर या फिर ब्रेन शुगर। माल्टोज देखिए, माल्टोज को माल्ट शुगर बोला जाता है, सीरियल्स के अंदर मिलती है। स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है अमाइलेज, लेकिन पशुओं के मुंह के अंदर, रूमिनेंट्स के अंदर क्या होता है, अमाइलेज एब्सेंट होता है। स्टार्च किसके अंदर कन्वर्ट होता है, माल्टोज को के अंदर। और माल्टोज को क्या बोला जाता है, माल्ट शुगर या फिर सीरियल शुगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लैक्टोज। लैक्टोज को बोला जाएगा मिल्क शुगर। ब्राउन स्विस का जो दूध होता है उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और साहीवाल के अंदर भी सबसे ज़्यादा होती है। लैक्टोज किससे बना होता है, हमने याद किया था LG का टीवी, LGG, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। और ग्लैक्टोज सबसे कम क्या होती है, मीठी होती है। ग्लैक्टोज सबसे कम मीठी होती है। पॉलीसैकरोइड मोर देन, जिसके अंदर 10 से ज़्यादा यूनिट्स होती है, जैसे कि स्टारच, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन स्टारच और ग्लाइकोजन क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। स्टारच पेड़ पौधों के अंदर स्टोर होता है, ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर स्टोर होता है, जिसको एनिमल स्टारच भी बोला जाता है। लीवर के अंदर स्टोर होगा ये जो स्टारच होता है। इसके अंदर 2 यूनिट्स होती है, अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन सीरीज होती हैं। और अमाइलेज किसके अंदर होता है, लीनियर के अंदर होगा, लीनियर सीरीज होंगी। और इसको क्या बोला जाता है, 15 से 20% अमाइलेज। और अमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80 से 85% तक क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। इसके नेक्स्ट देखते हैं हम, जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को क्या बोला जाता है, सेल्यूलोज को बोला जाता है बायोलॉजिकल प्लास्टिक। बायोलॉजिकल प्लास्टिक किसको बोला जाता है, सेल्यूलोज को बोला जाता है। सेल्यूलोज को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल प्लास्टिक बोला जाता है। इसको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकरोइड भी बोला जाता है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकरोइड भी बोला जाता है। इसके अलावा एक होता है हमारा हेमी सेल्यूलोज, ये क्या होता है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। कोरी साइकिल क्या होता है, कोरी साइकिल का मतलब क्या होगा, ग्लाइकोजन होता है जो
पशुओं के शरीर के अंदर एनिमल स्टार्च बोला जाता है, ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर क्या होता है स्टोर होता है, उसका यूज कर लिया जाता है पशुओं के द्वारा। जो पशुओं की जो मसल्स होती है, जब ग्लाइकोजन को क्या कर लेती है, एनर्जी के रूप में यूज कर लेती है, उसके बाद ग्लाइकोजन बदल जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। क्या करता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। और इस लैक्टिक एसिड को लीवर बदल देता है वापिस किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। इसी को बोला जाता है कोरी साइकिल। कोरी साइकिल किसको बोला जाता है, ग्लाइकोजन बदल जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर और लैक्टिक को वापस लीवर ग्लाइकोजन के अंदर बदल देता है, इसको बोला जाता है कोरी साइकिल। कोरी साइकिल। अब देखिए हम देखते हैं कि कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है किसके लिए, स्टार्च के लिए। स्टार्च हमने क्या पढ़ा, स्टार्च पेड़ पौधों के अंदर होगा और पॉलीसैकेराइड बोला जाता है, पॉलीसैकेराइड। और स्टार्च के लिए किया जाता है कौन सा टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। कौन सा, टेस्ट विद आयोडीन। आयोडीन टेस्ट किया जाता है स्टार्च के लिए। ब्लू कलर का हो जाता है, क्या हो जाता है, जो स्टार्च है आयोडीन है स्टार्च के साथ कैसा रंग का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आयोडीन टेस्ट बोला जाता है, आयोडीन टेस्ट। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या क्या करते हैं। एनर्जी देता है, बिल्कुल। यह क्या करता है, फैट वसा को बनाने के लिए लाभदायक होता है। सिंथेसाइजेशन ऑफ फैट बाई किससे, वोलाटाइल फैटी एसिड, जो शरीर के अंदर वोलाटाइल फैटी एसिड बनते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बनाते हैं। और क्रूड फाइबर होगा वो क्या करेगा, भूख को मिटाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो यह क्या करता है, इंटेस्टिनल जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है किसकी, इंटेस्टाइन की, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, फैट सिंथेसाइजेशन के अंदर वोलाटाइल फैटी एसिड बनाने में मदद करता है रूमन के अंदर। जो क्रूड फाइबर होता है वह भूख को शांत करने का काम करता है और इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिपिड। लिपिड की जो जांच की जाती है कौन से टेस्ट से की जाती है, बाई सोक्सहेल्ट मेथड के द्वारा, सोक्सहेल्ट मेथड के द्वारा। और लिपिड्स के अंदर आपके क्या क्या आते हैं, फैट आती है, वैक्स आता है आपका, और जो लिपिड होंगे ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं और कार्बोनिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि इथर क्लोरोफोर्मिन के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अब देखिए जो लिपिड्स होते हैं वे ऑयल और फैट, ऑयल और फैट होंगे। और ऑयल के रूप में कब होता है, यह ऑयल के रूप में 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यह लिक्विड रूप में मिलते हैं। और फैट के अंदर ये क्या होंगे, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर रहते हैं। स्टोरेज क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं लिपिड्स। फैट किसके अंदर बदल जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। इसके अलावा जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली की जो स्किन होती है उसके अंडर क्या हो जाती है, फैट की एक लेयर जम जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, बल्बर लेयर भी बोला जाता है, बल्बर फैट भी बोला जाता है। बल्बर फैट किसको बोला जाता है, जब व्हेल मछली की जो स्किन उसके नीचे फैट की लेयर बन जाए। लिपिड 3 प्रकार के होंगे। सिंपल लिपिड क्या होते हैं, पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, कार्बोनिक एसिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं। 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव्ड। सिंपल के अंदर वैक्स, ऑयल और फैट आते हैं। कंपाउंड के अंदर फॉस्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन आते हैं। और ड्राइव्ड के अंदर आता है आपका स्टीरोल और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टीरोल और स्टीरोल आते हैं। इसके अंदर देखिए, अब देखते हैं हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से थे। कंपाउंड के अंदर पढ़ लिया, ड्राइव्ड के अंदर, ड्राइव्ड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल और फॉस्फोलिपिड क्या किसके अंदर आते हैं, कंपाउंड के अंदर। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और ये क्या होते हैं, पशुओं के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होते हैं, पशुओं के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक फैटी एसिड या फिर स्टीयरिक एसिड। तो ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड, हार्मफुल होते हैं, सिंगल बॉन्ड होगा। और इसके अलावा आते हैं हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, शरीर के लिए क्या होते हैं, यूजफुल या फिर लाभदायक होते हैं। इनके अंदर आएंगे आपका ओइलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और कौन सा एसिड, रैकिडोनिक एसिड। ये आ गया आपके रेचिडोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और ओलिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका काम क्या क्या होता है। फैट के अंदर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ए डी ई के, इंसुलेटर होते हैं हीट का, इसलिए पशु को क्या नहीं लगने देते, ठंड नहीं लगने देते। पेड़ पौधे की जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उनके अंदर ग्लैक्टोलिपिड के रूप में क्या होती है, फैट क्या होती है, स्टोर रहती है। ग्लैक्टो प्लांट्स की लीफ के अंदर कैसे, ग्लैक्टोलिपिड के रूप में, फैट लिपिड के रूप में, ग्लैक्टोलिपिड के रूप में। अगर फैट क्या हो जाए,
शरीर के अंदर फैट की कमी आ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? डर्माटाइटिस रोग हो जाता है, डर्माटाइटिस रोग हो जाता है। टेल नेक्रोसिस हो जाती है, टेल नेक्रोसिस हो जाती है, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है फैट की कमी के कारण वह बढ़ जाती है। 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और 1 किलोग्राम 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। वसा की कमी से क्या क्या हो जाते हैं? डर्माटाइटिस हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन, उनका प्रीकर्सर होते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियों में ग्लाइकोलिपिड, और वसा की कमी से बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, टेल नेक्रोसिस हो जाती है। प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन किसके पॉलीमर्स होते हैं? अमाइनो एसिड के होंगे, और इसकी जो प्रोटीन शब्द है ये इसका सबसे पहले किसने यूज किया था? मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर ने। और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। जेलडाल मेथड का यूज किया जाता है प्रोटीन की मात्रा को निकालने के लिए। क्रूड प्रोटीन की मात्रा कैसे निकाली जाती है? नाइट्रोजन जितना होगा उसको 6.25 से क्या कर देते हैं हम? डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमें माना जाता है कि लगभग कितना प्रोटीन होता है? 16% प्रोटीन होता है। 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। तो आप फीड स्टफ के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.25 से, क्रूड प्रोटीन निकल जाएगी। रफेज के अंदर एवरेज कितना प्रोटीन होता है? 16% क्या होता है? सॉरी, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। 16% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्लासिफिकेशन देखिए, फाइबर्स प्रोटीन होगी एक तो। नंबर 2 पे होती है क्रिएटिन प्रोटीन। क्रिएटिन प्रोटीन ये वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होती है। हॉर्न, हूफ, हेयर और नेल्स के अंदर ये क्या करती है? देखने को मिलती है। जब पशु दूसरे पशु के बालों को क्या कर लेता है? खा लेता है, तो उसके अंदर शरीर के जो छोटी आंत होती है वहाँ पर बालों का एक गुच्छा बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? हेयर बॉल बोला जाता है। हेयर बॉल बोला जाता है, जो इंटेस्टाइन को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन का प्रकार कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन टेंडन से बनता है, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, शाइनिंग। इसका मतलब क्या होगा? जो कोलेजन प्रोटीन होता है यह शाइनिंग होता है, चमकीला होता है। डाइजेस्टेबल होगा, मतलब कि पाचनशील होता है। और यह कहाँ पर स्थित होता है? वाइट कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर कोलाजन स्थित होता है। कोलाजन कहाँ पर सिचुएटेड होगा? वाइट जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वहाँ पर। इसके बाद टेंडन्स का ये क्या करते हैं? कोलाजन प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। एक आता है इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन कहाँ पर मिलते हैं? लिगामेंट्स के अंदर या फिर आर्टरीज की वाल के अंदर क्या मिलेंगे? जैसे आर्टरीज की वाल होती है वो इलास्टिक होती है, तो उसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन मिलता है। और लिगामेंट्स है वो भी हिलने का काम करते हैं, इलास्टिक होते हैं, तो उसको भी क्या बोला जाता है? उसके अंदर भी कौन सा प्रोटीन होता है? इलास्टिन प्रोटीन होता है। इलास्टिन प्रोटीन होगा। और इलास्टिन प्रोटीन क्या होता है? केमिकल रेजिस्टेंस होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आपके कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? एक आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन ब्लड के अंदर मिलता है, और ब्लड बीपी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वाटर के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। क्लोट आफ्टर बॉइलिंग, अगर इसको उबालते हैं एल्बुमिन को तो क्या बना देता है? क्लोट बना देता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और ग्लूटेलिन प्रोटीन क्या बनाता है? प्लांट्स के अंदर मिलता है। ग्लूटेलिन किसके अंदर मिलता है? प्लांट्स के अंदर मिलता है। और हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर मिलता है? जो डीएनए की यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए होगा उसके साथ मिलती है। यूकैरियोटिक की हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है यूकैरियोटिक की डीएनए के अंदर। और ग्लूटेलिन किसके अंदर मिलता है? ग्लूटेलिन मिलता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोलामिन। प्रोलामिन प्रोटीन, प्रोलामिन किसके अंदर मिलता है? मेज के अंदर, मक्के के अंदर प्रोलामिन मिलता है। मक्का, मक्के के अंदर कौन सा मिलता है? प्रोलामिन प्रोटीन मिलता है, प्रोलामिन प्रोटीन मिलता है। इसके नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, मैज के अंदर कौन सा प्रोटीन? प्रोलामिन प्रोटीन, प्रोलामिन प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन से होते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर आता है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लेसिथोप्रोटीन, लेसिथोप्रोटीन। इसके अलावा आपका कौन सा आता है? हीमोप्रोटीन, जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। थायरोग्लोबुलिन, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए मदद करता है। थायरोग्लोबुलिन और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन हेल्प करता है? आयोडीन भी हेल्प करता है, आयोडीन हेल्प करता है। इसके अलावा आपका आता है एस्प्राजिन। एस्प्राजिन अमीनो एसिड, यह सबसे पहले खोजा गया। सबसे पहले कौन सा अमीनो एसिड खोजा गया था? एस्प्राजिन। कौन सा? एस्प्राजिन फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड था। पोल्ट्री के अंदर जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड चाहिए वो कौन सा होता है? ग्लाइसिन।
पोल्ट्री के अंदर कौन सा होता है एक्स्ट्रा ग्लाइसिन। और पोल्ट्री के अंदर कितने अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है पोल्ट्री के अंदर? पोल्ट्री के अंदर चाहिए 11 अमीनो एसिड की, स्वाइन के अंदर 8, रूमिनेंट्स के अंदर 0 और मानव के अंदर ह्यूमन बींग के अंदर कितनी चाहिए 10 चाहिए। पोल्ट्री के अंदर 11, स्वाइन के अंदर 8, रूमिनेंट्स के अंदर 0 और एक्स्ट्रा कौन सा चाहिए पोल्ट्री को? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन चाहिए ग्लाइसिन। इसके अलावा जो अनाज होते हैं सीरियल्स होते हैं उनके अंदर कौन सा अमीनो एसिड कम होता है? लाइसिन। कौन सा होता है? लाइसिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से होते हैं? यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? मिथायोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन। और अनाजों के अंदर कौन से अमीनो एसिड कम होता है? लाइसिन। पोल्ट्री के अंदर कौन सा एक्स्ट्रा चाहिए? ग्लाइसिन। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स कितने हो गए? बॉडी वेट का 3 से 5% होता है और इन मिनरल्स के अंदर से 75% कैल्शियम और फास्फोरस होता है। मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स होते हैं, मेजर या फिर ट्रेस मिनरल्स इनको बोला जाता है। फंक्शन क्या होता है इनका? कैल्शियम क्या करेंगे? बोन व टीथ को बनाने में मदद करते हैं। और इसके अलावा जो जिंक होता है, जिंक हेल्प करेगा इंसुलिन हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए और आयोडीन हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन में। सिस्टोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए आयरन हेल्प करता है और कैटालेज एंजाइम के लिए भी आयरन हेल्प करता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम के लिए आयरन। और जेंथिन के लिए कौन करता है? मोलिबेडिनम। इसके बाद टायरोसिन अमीनो एसिड, इसके लिए कौन करता है? टायरोसिन के लिए कॉपर। टायरोसिन के लिए कौन करता है? कॉपर करता है। हमने कैसे याद कर सकते हैं? देखिए इसको याद करने के लिए एग्जाम के अंदर आएगा इंसुलिन जिंक। मतलब इंसुलिन कब यूज करते हैं? जब ग्लूकोज की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाए। फिर डॉक्टर बोलता है कि आपको इंसुलिन का टिक्का लगेगा अगर आपको जिंदा रहना है। तो जिंदा रहना, इंसुलिन का टिक्का कब लगाया था? जिंदा रहने के लिए। तो जिंक होगा इंसुलिन के अंदर। आयोडीन के थायरोक्सिन, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, गोइटर रोग हो जाता है। इसके अलावा जिंक किसके अंदर हेल्प करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एनहाइड्रेज को एन हाइड्रेज लिखते हैं, एनहाइड्रेज एन और जेड ऐसे याद रख लीजिए, एनहाइड्रेज ANZN। इसके बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्रोम से आप क्रोमियम याद रख लीजिए, क्रोमियम एक धातु है और आयरन एक धातु। क्रोमियम के साथ आयरन भी देखने को मिलती है, क्रोमियम और आयरन। इसके अलावा कैटलेज, जो क्या होगा? कैटलेज को कैसे याद रखेंगे? केतली याद रख लीजिए। केतली किससे बनी होती है? आयरन की बनी होती है, ऐसे याद रख लीजिए वैसे। या फिर कैटल जो क्रश होता है वो किसका बना होता है? लोहे का, तो आयरन याद हो गया। जैन गाड़ी किसके पास थी? मोनो के पास थी, तो ऐसे याद रख लीजिए। जैन ऑक्सीडेज किसके पास थी? जैन गाड़ी मोनो के पास MO। टायरोसिन टायर किसके? कार के टायर। कार CA से कौन सा बना लीजिए? कॉपर बना लीजिए, CAR से कॉपर बना लीजिए। और साइनोकोबालामिन के अंदर कोबाल्ट धातु होती है और कोबाल्ट। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कैटालिस्ट के रूप में क्या यूज किया जाता है? कॉपर यूज किया जाता है। कॉपर को हमने कार पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कार पढ़ा था। और कार का क्या था? टायरोसिन। कार के टायर। और कार के अंदर ह्यूमन बींग हीमोग्लोबिन ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमने कैसे याद किया था? कैटल क्रश होगा वो आयरन का बना होता है। एनहाइड्रेज AN और ZN। जिंदा रहना तो इंसुलिन। और जैन गाड़ी किसके पास थी? मोनो के पास, ZNMO। कैल्शियम ऑप्शन जैसे ही दिखेगा आपको याद आ जाएगी ये ट्रिक्स, फिर उसके बाद आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम कितना होता है? 99% कैल्शियम क्या होगा? टीथ और बोन्स के अंदर देखने को मिलता है। और कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो 2:1 होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कैल्शियम 4th फैक्टर के रूप में काम करता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। जब कैल्शियम के अंदर ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है, जो कि स्टोन बनाने का काम करेगा, पत्थरी बनाने का काम करता है। कैल्शियम जरूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एग सेल बनाने के लिए और दूध बनाने के लिए। इन चीज़ों के अंदर क्या जरूरी है? कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है किसके अंदर? काफ के अंदर।
अडल्ट के अंदर ओस्टोमलेशिया, जो ओल्ड एज के होंगे उसके अंदर ओस्टोफोरेसिस हो जाता है। ओस्टोफोरेसिस के अंदर क्या होगा, देखिए जो ओस्टोमलेशिया होता है, ओस्टोमलेशिया के अंदर जो बोन्स होती है उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। और ओस्टियोपोरोसिस के अंदर जो कैल्शियम की कमी थी उसके अंदर हड्डियों के अंदर क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं, जिसकी की आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। और रिकेट छोटे बच्चों में क्या हो जाएगा, जो टांगे है वह मुड़ जाएगी, शरीर की जो वृद्धि है वह रुक जाती है, और अर्थराइटिस हो जाती है, जोड़ों के अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि स्वेलिंग इन कोस्टोकोंड्राइल ज्वाइंट्स, कोस्टोकोंड्राइल ज्वाइंट्स के अंदर जब स्वेलिंग हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिकेटिक रोजरी, रिकेटिक रोजरी बोला जाता है। रिकेटिक रोजरी कब बोला जाता है, रिकेटिक से रिकेट्स याद रख लीजिए, और रिकेट्स छोटे बच्चों के अंदर जो ज्वाइंट्स की स्वेलिंग थी, ज्वाइंट की स्वेलिंग कौन सी, कोस्टोकोंड्राइल ज्वाइंट्स की, इसको क्या बोला जाता है, रिकेटिक रोजरी, रिकेटिक रोजरी। पोल्ट्री के अंदर कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, जो एग है जो उसकी लेयर होती है बाहर वाली सेल, वह क्या होती है, पतली बन जाती है, चमड़े जैसी बन जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, लेदरी एग सेल बोला जाता है। सोर्सेज क्या होते हैं इसके अंदर, कैल्शियम के जो सोर्सेज है वो क्या होंगे, पशु के शरीर के अंदर कितना कैल्शियम मिलता है, 2.3% कैल्शियम मिलता है। बोन मिल से कैल्शियम मिल जाता है, मिनरल मिक्सचर से, लाइम से, और लेग्यूम जो रफेजिज होते हैं उनसे भी क्या मिलता है हमें, लेग्यूम जो भी चारा होगा, लेग्यूम है वगैरह, इनके अंदर भी कैल्शियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है, फास्फोरस की कमी से भी क्या हो जाता है, सल्फर रिकेट्स हो जाता है, क्या हो जाता है, सल्फर रिकेट्स, सल्फर रिकेट्स। 80% फास्फोरस कहाँ पर मिलता है, बोन व टीथ के अंदर, जैसे 99% कैल्शियम मिलता था बोन एंड टीथ के अंदर। फास्फोरस से याद रख लीजिए फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स क्या बनाते हैं, फोस्फोलिपिड्स, और फोस्फोलिपिड्स क्या थे, कंपाउंड लिपिड्स थे, और ये क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट डाईफास्फेट, ये एनर्जी के रूप में, और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और एपेटाइट को कंट्रोल करता है। फास्फोरस की कमी से पाइका रोग हो जाता है, डिप्रेव्ड एपेटाइट बोलते हैं, पाइका एलेट्रोफेजिया भी इसको बोला जाता है, पशु अखाद्य वस्तुओं को खाने लगता है। आरबीसी मेम्ब्रेन जब टूट जाती है तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया क्या करता है, देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसके अलावा अडल्ट के अंदर इसके कारण ओस्टो क्या हो जाता है, मलेशिया हो जाता है, पशुओं के अंदर स्टेरिलिटी आ जाती है। फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है, सल्फर रिकेट्स भी हो जाता है, सल्फर रिकेट्स भी हो जाता है। जैसे व्हीट ब्रान होता है, दलिया होता है, उसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा होता है, तो ब्रान डिजीज फास्फोरस की कमी से किसके अंदर होती है, हॉर्सेज के अंदर होगी। सोर्सेज क्या होंगे, आउटर पार्ट ऑफ सीरियल, जो अनाज का जो बाहर वाला आवरण होता है उसको क्या बोला जाता, वो फास्फोरस के अंदर सबसे सबसे ज़्यादा फास्फोरस होगा उसके अंदर। इसके अलावा पशु के अंदर जो मांसपेशियाँ होती है उनके अंदर, पेशियों के अंदर कमजोरी आ जाती है, दुग्ध उत्पादन क्या हो जाता है पशु का, कम हो जाता है। मैग्नीशियम के अंदर देखिए, मैग्नीशियम जो का जो 70% है वह बोन्स और टीथ के अंदर देखने को मिलता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल देखने को मिलती है। डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डेफिशिएंट क्या क्या चीज़ें हो जाती है, ग्रास टेटनाई, लैक्टेशन टेटनाइस और ग्रास टैगर्स, ये तीनों के तीनों जो मेटाबॉलिक डिजीज है ये किसकी कमी से होती है, मैग्नीशियम की कमी से होती है। ग्रास टेटनाई, लैक्टेशन टेटनाई और ग्रास टैगर्स, ग्रास स्टैगर, ये मैग्नीशियम की कमी से होती है। इसके अंदर क्या होगा, जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है वह क्या हो जाता है, मैग्नीशियम की कमी से कम हो जाता है, इसलिए क्या लगाई जाती है, माईफैक्स लगाई जाती है, जिसके अंदर मैग्नीशियम और क्या होता है, कैल्शियम होता है। काफ के अंदर हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है, हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है। सोर्सेज क्या होगे, मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम साल्ट दे सकते हैं, या फिर बोन मिल हम पशु को दे सकते हैं। इसके बाद आता है सल्फर, सल्फर कहाँ पर मिलता है, वूल के अंदर, हुप के अंदर, हॉर्न के अंदर, हेयर्स, बोन और कार्टिलेज के अंदर क्या मिलता है, सल्फर देखने को मिलता है। विटामिन B1 थाइमिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सल्फर देखने को मिलता है। और विटामिन जिसको बायोटिन बोला जाता है, या फिर विटामिन बी, विटामिन एच, विटामिन एच, विटामिन एच के अंदर भी क्या करता है, जो सल्फर है वह इसको बनाने के लिए मदद करता है, किसको, विटामिन B H को। विटामिन बी और एच ऐसे याद रख सकते हैं। सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन कौन से होते हैं, सल्फर कंटेनिंग विटामिन होंगे हीमोग्लोबिन, एच बी लिखते हैं ना हीमोग्लोबिन को, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सल्फर कंटेनिंग कौन से हैं, HB, विटामिन H और B1। वूल के अंदर ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, वूल के अंदर कितना परसेंट सल्फर होता है, 4% सल्फर होता है। WOOL के 4 लेटर है तो 4 ही % सल्फर होगा।
नाइट्रोजन और सल्फर का रेशो कितना होता है 10:1। नाइट्रोजन और सल्फर का रेशो 10:1 होता है। नेक्स्ट देखिए जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या था, हमने बताया था कि जिंदा रहने के लिए जेड एन जिंक इसको बनाने के लिए मदद करती है। और इंसुलिन के अंदर क्या होगा, सल्फर होता है, सल्फर बॉन्ड बनते हैं। कैसे याद रखोगे, INSUL, SUL से ही सल्फर बन रहा है, तो सल्फर बॉन्ड होंगे इसके अंदर, सल्फर बॉन्ड होंगे। सल्फर बॉन्ड भी कौन से, डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इंसुलिन को बनाने के लिए 51 अमीनो एसिड क्या करते हैं, काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। और इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर थी वो किसने दी थी, किसने दी थी, सेंगर ने दी थी। इंसुलिन की स्ट्रक्चर किसने दी थी, सेंगर ने दी थी, सिंगर ने दी। ऐसे याद कर लीजिए, सिंगर को क्या थी, टी वो थी, सॉरी शुगर थी, सिंगर को शुगर थी, सिंगर को शुगर थी। सेलेनियम, सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ई इसका क्या है, एनालोगस है। डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से वाइट मसल्स डिजीज हो जाती है। किसके अंदर, काफ के अंदर, काफ के अंदर वाइट मसल डिजीज हो जाती है। इसके अलावा अगर काफ के अंदर वाइट मसल डिजीज हो गई तो उसको चलने में क्या होगा, दिक्कत आएगी, तो स्टिफ लैम्ब डिजीज हो जाती है सीप के अंदर। इसके अलावा न्यूट्रिशनल मायोपैथी हो जाती है, और येलो फैट डिजीज स्वाइन के अंदर हो जाती है। मलबरी हार्ट डिजीज, ये सारी की सारी डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सेलेनियम और विटामिन ए दोनों को एक साथ याद रखिए, सेलेनियम और विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से वाइट मसल डिजीज हो जाती है काफ के अंदर। अगर मसल की डिजीज हो गई तो इसको मायोपैथी से रिलेट कर लीजिए, इससे न्यूट्रिशनल मायोपैथी हो गया। अच्छा, छोटे बच्चों के अंदर हुआ था तो काफ के साइज का ही क्या था हमारे पास, लैम्ब था, उसके अंदर हो गया स्टीफ लैम्ब। और स्टीफ लैम्ब के साथ साथ स्वाइन भी उसी के आकार का था, स्वाइन के अंदर हो गया येलो फैट, येलो फैट। और स्वाइन के अंदर ही क्या हो जाता है, मलबरी हार्ट डिजीज, मलबरी हार्ट डिजीज। और इसके अलावा और क्या हो जाता है, सेलेनियम से डैगनाला डिजीज भी हो जाती है, डैगनाला डिजीज भी हो जाती है। मलबरी हार्ट डिजीज का मतलब क्या होगा कि जो स्वाइन होता है उसके अंदर मलबरी शेप का क्या हो जाता है, हार्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो पेरिकार्डियम होगा वहाँ पर वाटर भर जाता है, जिससे कि सुअर की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और डैगनाला के अंदर क्या होगा, अगर आपने पेडी स्ट्रा पशु को ज़्यादा खिला दिया, इससे क्या हो जाएगा, पशु की जो टेल है या फिर जो कान है वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्किन फटने लगती है, उसको क्या बोला जाता है, डैगनाला डिजीज बोला जाता है, डैगनाला डिजीज। तो विटामिन ई की कमी से वाइट मसल डिजीज हो जाती है, मसल डिजीज हो गई तो मसल से येलो फैट गायब, तो येलो फैट। और इसके अलावा चलने में दिक्कत, मायोपैथी तो न्यूट्रिशनल पैथी, लैम्ब के अंदर स्टीफ लैम्ब हो जाता है। और इसके अलावा क्या हो गया था, डैगनाला हो गया था। तो ये डिजीज हो जाती है। एक हो गया था आपका मलबरी हार्ट डिजीज, किसके अंदर, स्वाइन के अंदर। ज़्यादा अगर सेलेनियम खिला दिया जाए तब क्या होगा, एक्यूट टॉक्सिसिटी के अंदर ब्लोट हो जाता है, सब एक्यूट के अंदर ब्लाइंड स्टैगर हो जाएगा सीप के अंदर, और क्रोनिक के अंदर एल्कलाई डिजीज हो जाती है, एल्कलाई डिजीज हो जाती है। क्रोनिक के अंदर क्या होगा, एल्कलाई डिजीज के अंदर पशुओं के अंदर अंधापन, पैरेसिस, मतलब कि लकवा, और पशु क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। एक्स्ट्रा जो गैलस पौधे होते हैं उनको खाने से क्या हो जाता है, पशु को एक्स्ट्रा गैलस पौधे खाने से सेलेनियम पॉइजनिंग हो जाती है। सेलेनियम पॉइजनिंग किससे हो जाती है, एक्स्ट्रा गैलस जो प्लांट्स होते हैं उनको खाने से सेलेनियम पॉइजनिंग हो जाती है। ब्लाइंड स्टैगर, ब्लाइंड स्टैगर सेलेनियम, ब्लाइंड स्टैगर सेलेनियम, सेलेनियम सब एक्यूट टॉक्सिसिटी उसकी सेलेनियम ज़्यादा होने से ब्लाइंड स्टैगर होता है। आयोडीन, आयोडीन पर एनिमल पर डे कितना चाहिए, 400 से 800 mg चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि बीएमआर को रेगुलेट करता है। डेफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा हिली एरियाज के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अगर आपने मस्टर्ड, सरसों, सरसों कुल के जितने पौधे हुए खिला दिए तो गोइटरजेनिक होते, गोइटर रोग हो जाएगा, आयोडीन की कमी हो जाती है। अगर गोइटर रोग हो गया तो उनको क्या बोला जाता है, बिग नेक डिजीज भी बोला जाता है, बिग नेक डिजीज। सरसों अधिक खिलाने से, क्योंकि सरसों क्या है, गाइट्रोजेनिक एक पौधा है जिससे गोइटर रोग हो जाता है। तो बिग नेक डिजीज हो जाती है। बिग नेक का मतलब क्या होगा, जो गर्दन होती है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। सेक्सुअल डिजायर इसके अंदर क्या हो जाती है, पशु के अंदर आयोडीन की कमी से कम हो जाती है सेक्सुअल डिजायर। तो गोइटर, गोइटर बिग नेक डिजीज आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट आता है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट
साइनोकोबालामिन विटामिन B12 के अंदर देखने को मिलती है और आरबीसी की मैच्योरेशन के अंदर ये हेल्प करती है, इसलिए इनको हीमाटिनिक ड्रग भी बोला जाता है। कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, मतलब कि आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती। इसके अलावा वास्टिंग डिजीज भी हो जाता है, वास्टिंग डिजीज और एंजूटिक मैरास्मस सीप के अंदर, एंजूटिक मैरास्मस, वास्टिंग डिजीज एंजूटिक मैरास्मस दोनों एक ही नाम है। इसके अंदर क्या होता है, वास्टिंग डिजीज और एंजूटिक मैरास्मस के अंदर जो भेड़ होगी या फिर गाय होगी उसके अंदर बाल झड़ने लग जाते हैं, पशु को कमजोरी आ जाती है और एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। वास्टिंग डिजीज, वास्टिंग डिजीज कोबाल्ट, एंजूटिक मैरास्मस, मैरास्मस सीप के अंदर। वास्टिंग को कैसे याद रखोगे आप, वास्टिंग डिजीज कोबाल्ट। नेक्स्ट आता है आपका कॉपर। कॉपर कितनी जरूरत होती है, 5 से 7 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। और कॉपर की कमी से सबसे ज़्यादा किसके अंदर, सीप के अंदर देखने को मिलती है। सीप के अंदर कॉपर की कमी से सबसे ज़्यादा डिजीज देखने को मिलती है। कोप बोला जाता है पुलिस को, और पुलिस को देखकर वो क्या हो गया, फाल गिर गया, फॉलिंग डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वह क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। फॉलिंग डिजीज के अंदर क्या होता है, फॉलिंग जब गिर गया, इसका मतलब उसकी ब्लड वेसल थी वो फट गई, और इसे काफ़ी लंबे समय तक इसके अंदर कॉपर की कमी रहती है। और फॉलिंग डिजीज के अंदर जो मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम की क्या हो जाती है, एट्रोपी हो जाती है, एट्रोपी हो जाती है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो कॉपर था, कॉपर को हमने कार पढ़ा था, और कार कार के क्या पढ़ा था हमने, टायर, टायरोसिन। और कार के अंदर ह्यूमन बींग हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कैटालिस्ट का काम करता है, ये आ गया कैटालिस्ट का काम करेगा। कोप को देखकर क्या हो गया था, कोप को देखकर जो कोप कार और टायर, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया, कोप को देखकर गिर गया था, और इसके साथ उसने स्टील चोरी की थी, तो इसलिए कोप को देखकर वह गिर गया था। तो स्टीली वूल, स्टीली वूल या स्ट्रिंगी वूल। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, जो वूल होती है उसके ऊपर क्रिम्पनेस नहीं रहती, स्किन के ऊपर क्रिम्पनेस नहीं रहती, इसको विल्सन डिजीज या फिर विटिलागो डिजीज भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो स्किन होगी उसके अंदर, सॉरी वूल के अंदर क्रिम्पनेस खत्म हो जाती है। स्टीली वूल के अंदर, स्टीली वूल के अंदर जो वूल के अंदर जो क्रिम्पनेस होती है ना, वह खत्म हो जाती है, वह खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका जिंक। जिंक याद किया था, एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, AN और ZN, जिंक। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, आरबीसी के अंदर मिलता है। यह एंजाइम है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी के अंदर मिलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी के अंदर मिलता है। डेफिशिएंसी से पैराकेराटोसिस हो जाता है, जिंक की कमी से स्वाइन के अंदर, स्वाइन के अंदर। और कैल्शियम और जिंक दोनों की आपस में नहीं बनती, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, विरोधी होते हैं एक दूसरे के, कैल्शियम और जिंक। मोलिबेडिनम मोनू से याद किया था, उसके पास की थी जैन गाड़ी थी, तो जेनिथिन। और यह रूमन के अंदर क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ाने के लिए मोलिबेडिनम मदद करता है। और जो पोल्ट्री के अंदर यूरिक एसिड निकाला जाता है उसको बनाने के लिए भी मोलिबेडिनम यूज किया जाता है, मोलिबेडिनम यूज किया जाता है, यूरिक एसिड। और इसके अलावा इसके अंदर पीट स्कार डिजीज, मतलब कोयले जैसा डायरिया हो जाता है, मोलिबेडिनम के कारण मोनू को हो गया था, जैन गाड़ी में उसको लेके गए थे। और ट्रथनेस डिजीज, ट्रिथनेस डिजीज, ट्रिथनेस डिजीज का मतलब क्या होगा, इसके अंदर कमजोरी आ जाएगी और जो हेयर्स होते हैं उनका रंग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ट्रिथनेस। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज के कारण स्लिप्ड टेंडन, स्लिप MN से मन, MN से मन, और मन क्या हो गया, स्लिप हो गया, स्लिप हो गया। और स्लिप कहाँ से हो गया, होक ज्वाइंट से, होक ज्वाइंट से। पैरट बीक हो जाती है, पैरट बीक हो जाती है। पैरोसिस, स्लीप हो गया, मन स्लीप हो गया, स्लीप क्या हो गई, उसके पैर हो गए, पैरोसिस, स्लीप्ड टेंडन, होक ज्वाइंट से, ऐसे याद हो सकता है ये। इसके अंदर क्या होगा, स्लीप्ड टेंडन के अंदर जो मुर्गी होती है वह होक ज्वाइंट पर चलती है और वो गिर जाती है। पैरोसिस जो स्टेज होती है वह कोलिन, कोलिन वह जिंक की कमी से होगी, जिंक के
जिंक की कमी से होती है, पैरोसिस स्टेज। और पैरट, जो मुर्गी होगी उसकी चोंच है वह तोते जैसी हो जाती है, जिसको पैरट बीक भी बोला जाता है, पैरट बीक भी बोला जाता है। और जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसका कम डेवलपमेंट हो पाता है, और ऊपर वाला है नीचे के ऊपर नीचे की तरफ बढ़ जाता है, इससे क्या हो जाता है, पैरट बीक बन जाती है, पैरट बीक बन जाती है। किसके कारण होता है ये भी, किसके कारण होगा ये भी, मोलिबेडिनम के कारण होता है, मोलिबेडिनम के कारण होगा। तो इसके अंदर क्या क्या थे, मैग्नीज के कारण मन स्लीप हो गया था, होक ज्वाइंट के ऊपर, पैरोसिस भी बोला गया इसको, पैरोसिस भी बोला गया। पैरोसिस क्या होता है कि जो मुर्गियां होगी उसकी जो लेग्स होती है, टांगे होती है, उनकी जो बोन्स होगी वह कम डेवलप्ड होती है, इसे स्लेप्ड टेंडन आ जाता है। पैरोसिस का मतलब पैर की जो हड्डियां होगी वह कमजोर होती है, जिससे स्लिप्ड टेंडन वाली स्टेज आ जाती है। पशु होक ज्वाइंट के ऊपर जो भी मतलब मुर्गी है होक ज्वाइंट पे चलती है, होक ज्वाइंट पे चलती है। और पैरोसिस स्टेज मेनली किसके कारण आती है, कोलिन या जिंक मैग्नीज की कमी से आती है, पैरोसिस। नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम। सोडियम के अंदर देखिए क्या है, सोडियम के अंदर कैनाबैनिज्म हो जाता है, मतलब कि अपनी ही स्पीसीज के पशुओं को दूसरे पशुओं को खाना, बर्ड्स को खाना, इन्फेंटोफेजिया, इन्फेंट्स को खा जाना, इसको एडिशन डिजीज भी बोलते हैं। सोडियम की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, एडिशन, एडिशन डिजीज हो जाती है। 0.2% पशु के शरीर के अंदर क्या होता है, आपका सोडियम होगा। आयरन, आयरन किसके अंदर मदद करता है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर। और लीवर व स्प्लीन के अंदर यह फेरिटिन या फिर किसके रूप में, हीमोसिडेरिन इसके रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। दूध के अंदर दोनों की कमी होती है, आयरन की और विटामिन सी की। डेफिशिएंसी से पिगलेट एनीमिया हो जाता है। और इसके अलावा थंप डिजीज भी हो जाती है। क्या होती है, थंप डिजीज का मतलब होता है जो पशु होते हैं उनके अंदर सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस फूलने लगती है। सोडियम क्लोराइड की अगर ज़्यादा क्या हो जाए, ज़्यादा चला जाए शरीर के अंदर तो उससे क्या हो जाता है, साल्ट पॉइजनिंग हो जाती है, सोडियम क्लोराइड, साल्ट पॉइजनिंग। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ सभी को पसंद आएगा। जितने भी मेन पॉइंट बनने थे हमने इसके अंदर कवर करवा दिए और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। धन्यवाद।